नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए हम कल्पना करते हैं कि हम सभी को एक काम मिला है श्रीकांत त्यागी को खोजने का। घर घर तिरंगा अभियान को चंद पलों के लिए स्थगित ना भी करें तो उसके बीच में ही हम सभी भारतवासी श्रीकांत त्यागी को खोजने का काम करते हैं। इस बात पर भी नजर रखिए कि पुलिस की निगाह से बचने के लिए श्रीकांत त्यागी किसी तिरंगा अभियान की रैली में राष्ट्रवादी भेष धारण कर नारे ना लगा रहा हो। तिरंगा झंडा 25 रुपए में मिल रहा है, लेकिन श्रीकांत त्यागी को खोज निकालेंगे तो आपको 25,000 तक मिल सकता है। पोस्टर जारी होने के बाद तक खबर आती रही कि श्रीकांत त्यागी के वकील ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण की याचिका दायर की है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके खोजने से पहले श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो जाए। नोएडा पुलिस ने इस पोस्टर में श्रीकांत त्यागी को भगोड़ा घोषित कर दिया, उस पर 25,000 का इनाम रख दिया। शोले के गब्बर सिंह पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा, मगर श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का ही, जबकि भारत में महंगाई भी नहीं है और मंदी का भी खतरा नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। श्रीकांत त्यागी केवल महिला के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, उन्हें जोर से धक्का भी देता है, बल्कि उसका हाव भाव बता रहा है कि पुलिस और प्रशासन और कानून व्यवस्था उसकी जेब में है। यह बात पास में खड़े लोग भी समझ रहे हैं, वरना जब वो महिला को धक्का देता है तभी आसपास खड़े लोग उस महिला का बचाव कर सकते थे, श्रीकांत त्यागी को रोक सकते थे, लेकिन लोग खड़े रह जाते हैं। लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। जवन्नी छाप तो अरे सर, बड़े भैया से तेरे पति को जानता हूँ, समझी? अगर हल्का ना पेड़ तो आज कर देना कहीं। बुला के स्टाफ को, तुझे 2 कोड़ी के गाड़ देगा, तू पेड़ फाड़ देगी यहाँ? ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये है पूरी। तुम मालिक है की? तो जाओ वहाँ चल, वहाँ चल, इसे ले गए थे वरना राजवीर पर ध्यान रखना। तुम चली जाएगी वैसे भी राज करके यहाँ से। चल कुछ न कर पाएगी तो चल यहाँ से। आपको बिल्कुल मत लगा ले ये पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाए ना, क्या होगा? नहीं लग सकते, सब इलीगल है, सब इलीगल काम करने से जाके दे जाइए, वहाँ पे करो। यहाँ नहीं अलाउड है सोसाइटी में। गोमैक्स की जमीन है, पूरा खरीदी है, गोमैक्स की है, तो जो लीगल होगा बुला कर उसे दिखा देंगे। हाँ तो बस ठीक है, चल निकल यहाँ से। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी निश्चित है, मगर हमारा सवाल गिरफ्तारी को लेकर नहीं है। इतने दिनों तक गिरफ्तारी का ना होना बताता है कि श्रीकांत त्यागी जैसे लोगों का प्रभाव कितना बढ़ चुका है। इसी संदर्भ में हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप 25,000 के लिए श्रीकांत त्यागी को खोजना चाहते हैं तो मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुन लीजिए। इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि मीडिया में मामला आ गया है तो श्रीकांत त्यागी के लोग आपको छोड़ देंगे। रविवार की रात ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी के लोगों का यह भ्रम टूट गया जब श्रीकांत त्यागी के 12 बलिष्ठ समर्थक सोसाइटी में उस महिला का फ्लैट खोजते हुए आ गए और पकड़े गए जिनके साथ श्रीकांत त्यागी ने बदतमीजी की। एकजुट सोसाइटी वालों ने त्यागी समर्थकों को घेर लिया और पुलिस बुला ली। पुलिस पर विश्वास कम था, इसलिए वीडियो बनाकर पहले वायरल कराया गया। लोगों ने वीडियो न बनाया होता तो आप नहीं जानते कि त्यागी के ये समर्थक पुलिस पर भी गुस्सा निकाल रहे हैं। बाद में यह सब होता देख ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी के निवासी बहुत नाराज हुए और पुलिस के साथ बहस करने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ऐसे नहीं होगा ब्रदर, ऐसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। क्यों आए हमारी सोसाइटी में, क्यों आए ये? 8 के 9 जनों का अभी तक एक ने भी ID कार्ड नहीं निकाला। लोग पूछ रहे थे कि 48 घंटे से त्यागी फरार है और वो समर्थकों को भेजकर आतंकित कर रहा है। इस हंगामे के बाद बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसे गलत बताया और पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। पुलिस ने घटनाक्रम के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया है। सांसद महेश शर्मा ने नोएडा की पुलिस को ऐसी बातें कह दी कि हमें बीप बीप करनी पड़ रही हैं, लेकिन जो सुना सकते हैं वो तो सुना ही सकते हैं। कौन है ये? आए कहां से?
मार रहे सर, पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लाल कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। एफआईआर अभी करवाइए सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। सांसद महेश शर्मा को शर्मिंदगी होने लगी। क्या उन्हें तब भी शर्मिंदगी हुई थी जब पिछले साल नवंबर में लखीमपुर खीरी में बीजेपी के ही एक और सांसद और देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का आरोप लगा था। इस जीप ने किसानों को पीछे से रौंद दिया, कई किसान मर गए। मंत्री के बेटे पर आरोप लगा, लेकिन पुलिस बचाव करने लगी। महेश शर्मा को क्या उस वक्त शर्म आई थी? क्या उस समय पूरी पार्टी आशीष मिश्रा के बचाव में नहीं आ गई? जब बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और पिता अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग हो रही थी, तब गृह मंत्रालय में बकायदा उन्हें बुलाया जाता है और इससे संदेश दिया जाता है कि सरकार गृह राज्य मंत्री के साथ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निगरानी ना की होती तो आज गृह राज्य मंत्री के बेटे जेल में ना होते। लोगों ने ही वीडियो वायरल कराए, तब जाकर गोदी मीडिया और प्रशासन के दावों की पोल खुली, वरना किसानों पर ही इल्जाम लग रहा था कि वही लोग पत्थर चला रहे थे, जिससे आशीष मिश्रा की जीप बेकाबू हो गई। कानून व्यवस्था ने खुद से काम करते हुए पहले यह सब नहीं किया। सत्ता और सरकार का साथ ही था कि तब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के तेवर देखने लायक हुआ करते थे। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं, जो SIT नहीं जानती। ऐसा है, बेटी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? चलो ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है, क्या नहीं करना है, गलत समझ कितने गंदे लोग क्या जानना चाहते थे? क्या पूछा? ये SIT से नहीं यह एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले मिलेंगे जिससे मैं दिखा सकता हूं कि धर्म के नाम पर किसी को भी मार देने पर ऐसा समर्थन मिलने लग जाता है। पुलिस चुप रहने लग जाती है, उसकी चुप्पी से समर्थक और कार्यकर्ताओं में संदेश चला जाता है कि कानून हाथ में लेने पर उनका कुछ नहीं होगा, बल्कि कई मामलों में ऐसा हुआ भी। धर्म के नाम पर मिलने वाले समर्थन का ही यह नतीजा था कि इससे उत्साहित होकर 2018 में बुलंदशहर में भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को घेर कर मार दिया। मुख्यमंत्री खुद इस परिवार से मिलने नहीं गए, बल्कि शोक में डूबा हुआ परिवार 13वीं के पहले लखनऊ जाता है, उनसे मुलाकात करता है। धर्म के नाम पर इस हिंसा को जायज ठहराने वाले कम नहीं थे। यह मामला अभी तक अदालत में है, पूरा इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए हमारा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी राज में कानून की एक तरफा कार्रवाइयों ने उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बेलगाम कर दिया है? जरूर किसी मामले में बीजेपी ऐसे नेता और कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल देती है, मगर कई बार उसका बचाव भी खूब किया जाता है। अगर ट्रोल करने पर जांच एजेंसियां विरोध करने वालों को गिरफ्तार करेंगी, विपक्ष को ही निशाना बनाएंगी, तो मुमकिन है कि पार्टी के भीतर यह संदेश चला जाए कि कानून उनकी जेब में है। श्रीकांत त्यागी के बारे में स्थानीय नेताओं ने कहा कि बीजेपी से कोई संबंध नहीं। बीजेपी नेताओं के साथ कई तस्वीरें मिली हैं। हालांकि मैं हमेशा यह बात जोड़ता रहा हूं कि कई बार फ्रॉड लोग बड़े बड़े नेताओं के आगे पीछे खड़े होकर फोटो खिंचा लेते हैं, इसका खास महत्व नहीं हो सकता। लेकिन यहां मामला फोटो के अलावा कुछ और भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ श्रीकांत त्यागी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ श्रीकांत त्यागी, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ श्रीकांत त्यागी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ श्रीकांत त्यागी। बीजेपी कहती है कि कई लोग नेताओं के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, इस बिंदु को यही छोड़ देते हैं। लेकिन यह लिस्ट तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी सुधीर त्यागी की तरफ से जारी हुई है, इसमें श्रीकांत त्यागी का नाम है।
क्या यह लिस्ट फर्जी है? यह लिस्ट 127 अगस्त 2018 की है। इतने दिनों तक बीजेपी जैसी पार्टी की तरफ से कोई फर्जी लिस्ट कैसे बना सकता है और पार्टी की नजर ना पड़े? और जब यह खबर छपी कि श्रीकांत त्यागी को किसान मोर्चा की कार्यकारिणी में रखा गया है, तब भी किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर यूपी सरकार लिखा मिला है, विधायक का स्टिकर लगा मिला है। क्या किसी को शक नहीं हुआ कि यह पार्टी में है भी या नहीं? नोएडा के बीजेपी प्रमुख मनोज गुप्ता ने कैसे कह दिया कि श्रीकांत का बीजेपी से कोई संबंध नहीं? मनोज गुप्ता ने पार्टी को मुश्किल में डाला है। श्रीकांत त्यागी को बीजेपी का मान लेते तो कम से कम बीजेपी से निकालकर कड़ी कार्रवाई का संकेत भी दे सकते थे। श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। उसका किसान मोर्चे से कोई वास्ता नहीं है। यह मामला केवल श्रीकांत त्यागी और महिला के बीच बदतमीजी का नहीं है। इस पूरे मामले को ठीक से देखिए तो पता चलेगा कि हमारा समाज फिलहाल के लिए नोएडा की ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी के लोग कानून व्यवस्था की प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं। हमने यह सवाल इसलिए उठाया कि एक शाम पहले नोएडा पुलिस को लेकर हाय हाय करने वाले लोग बुलडोजर के चलते ही योगी जी के नाम पर नारे लगाने लग जाते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नोएडा पुलिस तेरा नाम रहेगा। नोएडा पुलिस जिंदाबाद, नोएडा पुलिस जिंदाबाद। मैं आज योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं और जो नोएडा अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं, उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। जो ईश्वर ने किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन नुकसान उनका हुआ। जनता बेहद खुश है। इसमें कहीं ना कोई किसी ना किसी की कोई कमी होगी तभी खुश है। इतनी सी बात पर इतनी खुशी, जबकि यहां के लोग ही कहते हैं कि 3 वर्षों से श्रीकांत त्यागी अतिक्रमण कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। कितनी बार शिकायतें की, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे पहले कि अदालत सजा देती, बुलडोजर के चल जाने पर ही लोग जयकारे लगाने लग गए, मिठाइयां बांटने लग गए। पता चलता है कि श्रीकांत त्यागी ने इन्हें कितना परेशान कर रखा होगा। मिठाई बांटना बता रहा है कि इन्हें यकीन नहीं था कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। श्रीकांत त्यागी ने मामूली अतिक्रमण नहीं किया था। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बताया कि श्रीकांत ने अपने ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में जाने के लिए दीवार तोड़कर अवैध तरीके से खुफिया रास्ता भी बनाया था, उसे अब बंद कर दिया गया है। यहां पर सांसद महेश शर्मा का आना, शर्मिंदगी जताना, लोगों का योगी जी के पक्ष में नारे लगाना बता रहा है कि वे उस बुलडोजर संस्कृति के समर्थक निकले जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि यह कानून का नहीं, मनमानेपन का सिस्टम है। श्रीकांत त्यागी जी का जो फ्लैट जो एरिया एक्सटेंड किया था, तो हम बहुत खुश हैं सभी रेजिडेंट्स। और योगी जी जिंदाबाद। हाँ, योगी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, महेश शर्मा जी जिंदाबाद। पर हम नोएडा की जो पुलिस से सेटिस्फाई नहीं है। कल पुलिस ने रात को मेंबर्स पे हाथापाई की थी, गाड़ी चढ़ा दी थी भैया पे, हरीश भैया पे, और हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। पर जो आज अथॉरिटी ने कार्रवाई करी, नोएडा अथॉरिटी ने, हम बहुत खुश हैं। यहाँ नोएडा के डीएम को थैंक्स बोलना चाहेंगे और अथॉरिटी को थैंक्स बोलना चाहेंगे, बीजेपी टीम को थैंक्स बोलना चाहेंगे। पर अभी भी हम फुल सेटिस्फाई नहीं, बिकॉज श्रीकांत त्यागी जी अभी को गिरफ्तार नहीं किया गया। श्रीकांत त्यागी की अगर हम बात करें तो ये तो एक कंप्लेंट थी जिसका वीडियो वायरल हो गया, ये कार्रवाई हो गई, लेकिन इसके पहले आप लोग किस तरह से परेशान थे? सर पूरे रेजिडेंट्स परेशान थे और मतलब कि जो उनके सब फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने अपने बच्चे हों या बीबी हों, एक फैमिली का जो एक संस्कार होते हैं, आई थिंक उनके वो फैमिली में संस्कार नहीं थे कि बड़ों से कैसे बात करनी है, लेडीज से किससे बात करनी है। वो जिससे भी बात करते थे हाथापाई करके बात करते थे, औरत हो या आदमी हो या बच्चे हो। सोसाइटी में किस तरह का बिहेवियर था उनका? पहले से भी कई केस दर्ज उन पर गाली गलौज करना तो उनकी आदत थी और पूरे परिवार का केसेस तो बहुत सारे दर्ज हैं उनके ऊपर, वो तो आप पता कर सकते हैं। और यहाँ सोसाइटी में भी पहले भी अतिक्रमण किया हुआ था, पहले भी पेड़ लगा रखे थे, उसकी शिकायत भी महेश शर्मा जी से की गई थी।
पर जब उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब ठीक है, अब ये यहीं पर रहेगा। लेकिन जब उन्होंने नई क्यारी बनवानी शुरू की तो वो एक्सेप्टेंस नहीं हुई। उसी में ईना जी बोली और उनसे उन्होंने बदतमीजी करी। जिस महिला को श्रीकांत त्यागी ने धक्का मारा उन्हें पुलिस की सुरक्षा दे दी गई है। श्रीकांत त्यागी एक सिस्टम का भी नाम है। राजनीति ऐसे लोगों के दम पर ही चलती है। ऐसी घटनाएं होती हैं तब यह सिस्टम उजागर हो जाता है। भूमि अधिग्रहण के कारण श्रीकांत त्यागी करोड़ों का मालिक बना। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उसे हर महीने काफी किराया आता है। भले बीजेपी इंकार करे कि श्रीकांत से संबद्ध नहीं, मगर उसके सोशल मीडिया के पोस्ट बताते हैं कि सच्चाई कुछ और भी है। इसके साथ ही साथ उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। जो इलीगली उसने प्रॉपर्टीज अर्न की हुई है वो सब जब्त की जाएंगी। यूपी में बुलडोजर के चलने की राजनीति आप जानते हैं। इक्का दुक्का उदाहरणों से बताया जाता है कि सब पर बुलडोजर चलता है, लेकिन मुख्य रूप से आरोप यही लगता है कि कानूनी फैसले से पहले ही अल्पसंख्यक समुदाय की कथित रूप से अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जबकि साबित भी नहीं होती ये बात कि अवैध संपत्ति है या नहीं। यहां केवल बुलडोजर को लेकर सवाल नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया को लेकर भी है कि इसके चलने के नियम क्या हैं, क्या होने चाहिए। आपत्ति अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने को लेकर नहीं है। सवाल यह है कि कोर्ट के फैसले के पहले ही बुलडोजर क्यों चलाया जाता है, सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता। अब तो कुछ ऐसे मामले भी सामने आ गए हैं कि इसका इस्तेमाल डराने, धमकाने और वसूली में किया जाने लगा है। हाल ही में बुलंदशहर के एसडीएम घनश्याम वर्मा ने एक फर्नीचर बनाने वाले जाहिद हसन अहमद से 2,64,000 का सामान खरीदा। जब जाहिद ने एसडीएम से पैसे मांगे तो एसडीएम ने बुलडोजर चलाकर उसका घर ही तोड़ डाला। क्या ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी के लोगों को फर्क पड़ा? अब तो यूपी प्रशासन ने भी जांच में सही पाया है कि एसडीएम घनश्याम वर्मा ने गलत किया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तभी हम सवाल कर रहे हैं कि बुलडोजर तो खुद ही कानून का अतिक्रमण कर रहा है। अतिक्रमण पर जब बुलडोजर चला तब कानून का पालन कैसे हो गया? किस नियम के तहत बुलडोजर चलाया गया है? श्रीकांत ने महिला को धक्का दिया, गाली दी, भाग गया, अतिक्रमण भी किया, मगर इसका समाधान एनकाउंटर या बुलडोजर नहीं हो सकता। जो लोग पुलिस पर कुछ नहीं करने के आरोप लगा रहे थे, वही बुलडोजर के चलने पर नारे लगाने लगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नोएडा पुलिस तेरा नाम रहेगा। नोएडा पुलिस जिंदाबाद। नोएडा की ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी की घटना बता रही है कि बीजेपी के कथित समर्थक या कार्यकर्ता कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं और लोग भी उस व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं। YouTube में जाकर प्राइम टाइम के इस सवाल को और एपिसोड को दोबारा से सुनिएगा और विचार कीजिएगा। ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी के निवासी अगर योगी और मोदी के समर्थक हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जब वे बुलडोजर के चलने पर जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी तेरा नाम रहेगा के नारे लगाते हैं, तब यह बात झलक जाती है कि वे समर्थक से भी ज्यादा हैं। गौर से देखिए तो योगी और मोदी समर्थक होने के नाम पर ही श्रीकांत त्यागी उनके साथ अत्याचार कर रहा था, तो फिर बदला क्या? यह सवाल हवा में नहीं है। अगर ये लोग खुद को योगी और मोदी का समर्थक मानते हैं तब यह समझ आता है कि सांसद महेश शर्मा को क्यों शर्माई। अगर ये समर्थक नहीं होते तो क्या शर्माती? क्या महेश शर्मा को आशीष मिश्रा टेनी के मामले में शर्माई थी? वही महेश शर्मा इस बुलडोजर के चलने के नाम पर उसी राजनीति पर लौट आए हैं और बुलडोजर के अतिक्रमण को सही ठहराने लगे हैं। कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर सब पर बराबर चलता है, श्रीकांत त्यागी पर भी चल गया। शायद उनका इशारा प्रयागराज में चले बुलडोजर प्रकरण की ओर होगा, जहां जावेद मोहम्मद का घर देखते देखते गिरा दिया गया। उनके परिवार के लोग कहते ही रहे कि सारा कागज है, हर चीज की अनुमति है, मगर अदालत से बाहर और उसके फैसले से पहले बुलडोजर ने फैसला सुना दिया। 3 दिनों के हंगामे के बाद श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के बाद महेश शर्मा श्रेय लेने लगे कि बाबा का बुलडोजर सब पर बराबर चलता है, जबकि इसकी शिकायत तो 3 वर्षों से हो रही थी। बाबा का बुलडोजर श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर तभी क्यों नहीं चलता है जब लोग जिस वक्त लोग शिकायत करते हैं।
जब आप अपेक्स के लोग आक्षेप लगाते हैं मीडिया के लोग कि बाबा का बुलडोजर सेलेक्टिवली काम करता है, बाबा का बुलडोजर हर उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ काम करता है जिसका कोई धर्म, जाति, बिरादरी और राजनीतिक व्यवस्थाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है, और वह कार्य होती दिखा आपने, वह अवैध निर्माण तोड़ दिया गया है। महेश शर्मा और ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी के लोग बुलडोजर को न्याय का प्रतीक ना समझें, यह अपने आप में न्याय का अतिक्रमण है। उनका गुस्सा ठीक है कि श्रीकांत त्यागी ने गलत किया और गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन यह सब छोड़कर बुलडोजर जिंदाबाद करने लग जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप श्रीकांत त्यागी की सजा तो चाहते हैं मगर कानून का राज नहीं चाहते हैं। सांसद महेश शर्मा का बाबा का बुलडोजर कहना बता रहा है कि कानून बाबा का है, कोर्ट का नहीं। ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी के लोगों को पूछना चाहिए था कि बाबा का बुलडोजर चलता कैसे है, इसका कोई सिस्टम है या वोट के हिसाब से चलता है। अगर आप वीडियो वायरल नहीं कराते तब क्या इतनी आसानी से चल जाता? उन्हें याद रखना चाहिए कि वे श्रीकांत त्यागी का विरोध अतिक्रमण के कारण कर रहे हैं। अगर यह बात सही है तो वे जान लें कि बाबा का बुलडोजर भी एक किस्म का अतिक्रमण ही है। अब आते हैं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री से जुड़ी खबर पर। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, 1500 का जुर्माना लगा है। इस केस में राकेश सचान को जमानत भी मिल गई है। यह आज का दृश्य है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान कानून का सम्मान करने अदालत जा रहे हैं। आज इन्हें 31 साल पुराने मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई, मगर शनिवार को जब सजा सुनाई जानी थी तभी राकेश सचान मामले की प्रतिलिपि लेकर कथित रूप से चले गए। मंत्री इस आरोप से इनकार करते हैं। अखबारों ने दोनों ही बातें लिखी हैं कि ऑर्डर की कॉपी लेकर चले गए और फरार हो गए। बहस फरार होने या चले जाने को लेकर नहीं, क्या राकेश सचान आदेश की कॉपी लेकर चले गए थे? कोई अदालत की फाइल लेकर कैसे जा सकता है? आज के दैनिक जागरण में खबर छपी है कि जो आदेश की प्रति लेकर चले गए उसकी मूल प्रति फिर से बनेगी और इसके लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। क्या फिर से गलत खबर छापी गई है? अगर आदेश की प्रति के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी गई है तब साफ है कि आदेश की प्रति अवैध रूप से लेकर चले गए। अमर उजाला के कानपुर संस्करण ने 7 अगस्त को लिखा कि सजा सुनाए जाने से पहले ही आदेश की कॉपी लेकर फरार हो गए। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव के निर्देश के बाद देर शाम पेशकार ने कोतवाली में राकेश के खिलाफ तहरीर दी। कोई मजिस्ट्रेट ऐसे तो थाने में शिकायत नहीं दर्ज कराएंगे। 7 अगस्त के अमर उजाला की हेडलाइन है कि मजिस्ट्रेट की शिकायत के 24 घंटे बाद तक एफआईआर नहीं हुई है। भले ही आज राकेश सचान कोर्ट में पेश हुए, लेकिन मजिस्ट्रेट की शिकायत पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्यों हाईकोर्ट से अनुमति मांगी गई? मैं 11 महीने बाद कोर्ट गया था। मेरे के वकील जो बताएगा, हम अगर कोई वाद लड़ते हैं तो हमारा वकील बताता है। वकील ने मेरे को बताया कि आज जिरह होनी है, आप 5 मिनट के लिए आ जाइए। जिरह में साहब कह रहे थे कि 5 मिनट के लिए उपस्थित रहना जरूरी है। मैं वकील की बात पर 5 मिनट के लिए गया। अब वहाँ बाद में क्या घटनाक्रम हुआ, वकील ने हमसे कहा आप जाइए, हम तारीख ले लेंगे, और हमने जिरह की एप्लीकेशन दे दी है डेट बढ़ाने की। तब मैं वकील के कहने पर वहाँ से चला आया। पूरे घटनाक्रम में आपकी और प्रदेश सरकार की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आई, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, छवि धूमिल की आप लोगों ने गलत सलत घटनाएं चला करके, आप सही तथ्य रखते। अगर मंत्री की बात सही है तो मजिस्ट्रेट ने तहरीर क्यों दी? इस मामले की जांच होनी चाहिए। आज सिर्फ 1 साल की सजा हुई है। जाहिर है सजा निचली अदालत ने दी है तो अपील की गुंजाइश भी है। क्या बीजेपी के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता यह समझने लगे हैं कि कानून केवल विपक्ष के लिए है, उनके लिए नहीं है? चंद दिनों के अंतराल पर ऐसी अनेक खबरें आ जाती हैं जिसमें बीजेपी के नेता किसी मामले में शामिल नजर आते हैं और कानून को हाथ में लेते हुए अहंकार दिखा रहे होते हैं। आगरा के टिंकू भार्गव बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं,
टिंकू भार्गव ने अपने दोस्त सराफ नवीन वर्मा को गोली मारकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका जब तक हम खबर पढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने टिंकू भार्गव को पकड़ लिया है। इस तरह की घटना से बीजेपी को चेत जाना चाहिए, उसे ही नहीं दूसरे दलों को भी, कि क्या हिंसा की राजनीति की भाषा के हिंसक हो जाने से उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे ज्यादा इस खबर को बताना भी भयावह है। भोपाल में कई मीडिया संस्थानों को सरकार ने अलग अलग दौर में लीज पर जमीन दी है। इन जमीनों पर कुछ के दफ्तर चल रहे हैं तो कुछ जमीनों में दफ्तर के अलावा कुछ और भी चल रहे हैं। सबकी जांच होनी चाहिए कि अखबार के लिए जमीन मिली है और इस्तेमाल कुछ और काम में हो रहा है। इसी जगह पर नेशनल हेराल्ड की कंपनी AJL को भी जमीन दी गई थी। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के निदेशक विश्वबंधु गुप्ता ने जमीन बेच दी, जिस पर आज दुकानें हैं और मॉल हैं। यह सब बीजेपी के राज में हुआ। जब इनकी रजिस्ट्री हो रही थी तब क्यों किसी ने नहीं देखा या जानबूझकर अनदेखा किया? भाजपा सरकार केवल अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालकर नहीं बच सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का बोर्ड जमीन पर पड़ा हुआ है, एक निजी बिल्डर का बोर्ड तना हुआ है। ये कहानी है भोपाल में नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के जमींदोज होने की, वहां कारोबारी इमारतों के खड़ा होने की। एनडीटीवी को जो दस्तावेज मिले हैं वो बताते हैं कि कैसे AJL के डायरेक्टर रहे विश्वबंधु गुप्ता ने 24 अगस्त 2001 में भोपाल प्रेस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर 1 की पावर ऑफ अटर्नी दिल्ली के बड़े बिल्डर नरेंद्र कुमार मित्तल को दे दी। उस वक्त प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। मित्तल की कंपनी गंगा इंटरप्राइजेस को भोपाल के MP नगर जोन 1 में करीब 1.14 एकड़ जमीन पर बिल्डिंग बनाने के अधिकार मिले। दिग्विजय सिंह सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे तनवंत सिंह की पत्नी और बहू को बतौर वेंडर प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। 29 मार्च 2007 को भोपाल के दूसरे बिल्डर सौम्या होम्स को बतौर वेंडर प्रोजेक्ट से जोड़ लिया गया और उन्हें 46% हिस्सेदारी दे दी गई। जमीन का कमर्शियल उपयोग नहीं हो सकता था, फिर भी यहां सिटी सेंटर बन गया, शोरूम दुकानें बेची गईं। जिस वक्त ये सब हो रहा था कांग्रेस की सरकार चली गई थी, बीजेपी सत्ता में आ गई थी। जहां ये बिल्डिंग खड़ी है वहां से भोपाल विकास प्राधिकरण का दफ्तर कुछ कदमों की ही दूरी पर है, फिर भी लीज की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन होता रहा। उसकी नींद नहीं खुली। नींद तब खुली जब दुकान के मालिक नामांतरण कराने भोपाल विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। बिल्डिंग परमिशन से लेकर सारी चीजें शिवराज सिंह जी की ही सरकार ने दी हैं, तो उन पर भी एक्शन हो जाए जिन जिन अधिकारियों ने बिल्डिंग परमिशन दी है, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी और आंख मूंद कर बैठी थी कि सरकार, या तो सरकार के अधिकारियों ने भी पैसा खाया है। एक्शन हो उस पर। नामांतरण के आवेदनों को BDA ने निरस्त कर दिया। AJL सहित कुल 39 अखबार मालिकों को प्रेस कॉम्प्लेक्स में 27 एकड़ 22 डेसिमल जमीन तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने लीज पर दी थी, जिसमें कई और शर्तों में जमीन का कमर्शियल उपयोग न करना भी एक मुख्य शर्त थी, जिसके शपथ पत्र भी लिए गए थे। अब दुकानदार रो रहे हैं। सरकार कह रही है वो संपत्ति सीज कर सकती है, साथ ही लीज शर्तों में गड़बड़ी करने पर कार्रवाई में हुई देरी पर वो सरकार को नहीं सिर्फ अधिकारियों को दोषी मानती है। सीधा लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ है और दूसरा इसमें यह भी है कि अभी तक किसी न्यायालय की तरफ से हमें सीज करने पर कोई स्टे नहीं है, तो इस बात पर भी सरकार विचार कर रही है कि अगर स्टे नहीं है तो हम सीज भी कर सकते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, आपका जो कहना है मैं उससे ये बात सही है कि बीच में अधिकारियों के स्तर पर कुछ गड़बड़ियां हुई है और जो कार्रवाई समय रहते होना थी वो कार्रवाई समय रहते नहीं हुई है और इसकी भी हम जांच करा रहे हैं कि अधिकारियों के स्तर पर कहां पर क्या गड़बड़ी हुई है और इसके लिए कौन से अधिकारी दोषी है। उन अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। भोपाल संस्करण में काम करने वाले 89 कर्मचारियों ने भाचावत वेज बोर्ड के तहत वेतन भत्ते में विसंगति, अचानक तालाबंदी और उनके प्रेस की जमीन पर आलीशान इमारत बनने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महात्मा गांधी के वक्त छपे अखबार की ऐतिहासिक प्रिंटिंग मशीन तक गायब हो गई, उसकी रिपोर्ट लिखवाई गई।
कर्मचारी, पत्रकार धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन न बकाया मिला न इंसाफ। मोहम्मद सईद खान प्रोडक्शन से जुड़े थे, अब जैसे तैसे घर चला रहे हैं। किसी बड़े नेता ने मिलने नहीं दिया। हम बार बार AICC गए, उन्हें रजिस्ट्री द्वारा हमने सूचना भी दी। हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रचार प्रसार के लिए वही एक अखबार था, ज़मीन वापस दी जाए, प्रेस चालू हो और वर्करों को, जो वर्कर बेकार हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बेचारों के भूख प्यासे मर रहे हैं, उनको सर्विस मिली जाए और वापस जो गांधी जी की मशीन है उनके मुलजिमों को पकड़ा जाए और मशीन वापस लाई जाए। अभी कितना पैसा वर्कर को रुका हुआ है? अब 90 में हमने 1 करोड़ 70 लाख का केस का क्लेम करा था, जिससे अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। कांग्रेस कह रही है जांच की वजह से दिक्कत आई, केंद्र पैसा दे। राज्य सरकार कह रही है कांग्रेस ने धोखा दिया, वो न्याय देंगे। लेकिन इन सब के बीच 30 साल का वक्त गुजर चुका है। देखिए, मैं खुद मानता हूं कि वो भुगतान जो उनके मेहनत का था होना चाहिए, मगर ईडी ने केस लगा दिया, इसलिए मामला शिथिल हुआ। और यदि हमारे लीडरों के दिल में बेईमानी होती तो ईडी को चिदम्बरम साहब के टाइम पर फ्री हैंड किया गया है। हम भी उस जांच को प्रभावित कर सकते थे, वो जांच उस टाइम भी खत्म कर सकते थे। मगर जो जांच 2015 में नरेंद्र मोदी साहब के काबिज होने के बाद बंद हो गई, उस जांच को 2015 के बाद ईडी ने फिर क्यों खोला? आरोप एक जिसे दफना दिया गया, उसका पुनर्जन्म क्यों हो गया? सीधी तौर पर उसके पीछे राजनीति है। मैं तो आज और आपके समक्ष ये मांग करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से कि वो नेशनल हेराल्ड के बचे हुए कर्मचारियों का पैसा भी अपनी केंद्र सरकार के माध्यम से करवाएं। कि उनके साथ भी हम लोग निश्चित रूप से न्याय करेंगे। और ये ना केवल कर्मचारियों का विषय है, ये जो फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उनके साथ भी धोखा कांग्रेस ने किया है। बहरहाल अकेले एजेएल नहीं, कुल 39 अखबार मालिकों को भोपाल के प्रेस कॉम्प्लेक्स में 30 साल के लिए जमीन लीज पर दी गई थी। ज्यादातर ने नियमों का पालन नहीं किया। सवाल ये है क्या सरकार सब पर कार्रवाई करेगी? आज भोपाल की जिस जमीन पर नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग पर व्यावसायिक इमारतें खड़ी हैं, कम से कम उसका बाजार मूल्य ही 200 से 250 करोड़ रुपए है। 2014 से 2019 के बीच राहुल गांधी की संपत्ति लगभग 70% बढ़कर 15 करोड़ रुपए के पार जा पहुंची है। लेकिन इन 89 परिवारों का मात्र 3 करोड़ रुपए का बकाया भी अब तक नहीं मिला है और वो सड़क पर आ गए हैं। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक और बहुत ज्यादा बारिशें होने लगी हैं। इन दिनों ऐसी बारिशों की संख्या ज्यादा हो गई है जब कुछ समय के भीतर बहुत ज्यादा पानी बरस जाता है। यही नहीं, आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी बढ़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश में आज बादल फट गया। सोलन के भाडोगा गांव के ऊपर बादल फटा है। अचानक पानी गिरने से कई सारे घरों को नुकसान पहुंचा है और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। हिमाचल के ही भावनगर में भूस्खलन से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया, जिसे साफ किया जा रहा है। आप केवल उन खबरों को सर्च कीजिए कि हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के कारण पिछले 2 महीनों में कितनी बार सड़कें बंद की गई हैं, आपको पता चलेगा। क्या बिहार में सरकार बदल रही है? इन दिनों बिहार कम बदल रहा है, सरकार ही वहां दिन रात बदल रही है। बाकी अमृत महोत्सव भी तो चल रहा है। अमृत पीते रहिए और ब्रेक लेते रहिए। HIV होने के 4 प्रमुख कारणों में एक निडल भी है। आमतौर पर मेडिकल में यूज होने वाले निडल पर लोग काफी ध्यान देते हैं, लेकिन कान छिदवाने, टैटू बनवाने या दूसरी जगह इस्तेमाल होने पर कम ध्यान देते हैं। और कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनसे पता चल रहा है कि इस वजह से HIV यानी एड्स की बीमारी हो सकती है। अजय सिंह की यह रिपोर्ट। वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के इस
एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर में कुछ ऐसे HIV पीड़ित मिले जो किसी ज्ञात कारण के संपर्क में नहीं आए थे, लेकिन इन सब ने हाल ही में टैटू बनवाया था। डॉक्टरों को शक है कि एक ही निडल से टैटू बनवाने की वजह से यह हो सकता है। कुछ मरीजों में देखा कि इन चारों कारणों में से कोई कारण नहीं था और उसके बाद उनको लेकिन उनके शरीर में एक कॉमन बात है कि उन लोग सब ने टैटू बनवाए हुए थे और उनसे जब हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि टैटू बनवाने के बाद उनको फीवर, वेट लॉस और ऐसे सिम्टम्स लगे, कफ, फीवर, वॉमिटिंग, ये सारे सब सिम्टम्स, और धीरे धीरे उनका शरीर स्वास्थ्य गिरने लगा। फिर इसके बाद जब उन्होंने HIV जांच कराई तो HIV पॉजिटिव मिले। तो हम ये एक संभावना व्यक्त करते हैं कि हो सकता है कि टैटू लगवाने के बाद ऐसा हुआ हो या इन्फेक्टेड सुई के प्रयोग से ये ऐसे वो लोग HIV इन्फेक्ट हुए। पर इस पे अभी मेरा शोध जारी है, मैं अभी ये कंफर्मेशन नहीं देती हूँ कि केवल यही वजह थी। दरअसल टैटू बनवाने या कान छिदवाने का चलन वैसे तो पुराना है, लेकिन इसमें लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। वाराणसी के इस दुकान पर अपनी पत्नी का टैटू बनवाने आए सत्येंद्र बताते हैं कि उन्होंने खुद अपना टैटू गांव में बनवाया था, लेकिन पत्नी के लिए वह पूरी एहतियात के साथ इस दुकान पर टैटू बनवाने आए हैं। इससे पहले सर, आज से 17 साल पहले मैंने अपने गांव में बनवाया था टैटू। तो वहां बनवाने के बाद सर बनवाया कुछ और बन कुछ और गया उस पर, तो उन्होंने देख भी नहीं पाया मैं ढंग से। तो एक ही नीडल से सबका बनाते थे। तो यहाँ देख पूछा गया, हमने आते पहले यही फर्स्ट चीज़ पूछा कि आप लोग नीडल चेंज करते हैं कि नहीं। फिर इन्होंने बोला हम चेंज करते हैं। तो हमारे सामने इन्होंने चेंज किया और हमारे मिसेस के हाथ में टैटू बनाया। टैटू बनवाने में तकरीबन 7 तरह के सामान लगते हैं, जिनमें नीडल, इंक, टिप, इंक कैप, ग्लव्स और वैक्सीन है। एक डिब्बी वैक्सीन 10 लोगों में प्रयोग की जा सकती है, लेकिन डॉक्टर मानते हैं कि एक शख्स पर इस्तेमाल सामान दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सावधानी नाक या कान छिदवाने में भी करनी चाहिए। हम लोग 7 लोग आइटम यूज़ करते हैं पूरे हाइजीन टैटू में, और 7 आइटमों में पूरे 7 के प्रकार लिखे हुए हैं, और उसमें टिप हो गया, निडल हो गया, वैसलीन हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस वैसलीन को हम यूज़ करते हैं जिस बॉडी पे, उसको तुरंत इमीडिएट कस्टमर को दे देते हैं, और वो कस्टमर को मतलब एक एक चीज़ का पूरा ध्यान दिखाते हैं कि देखो ये चीज़ बदली गई है, और वो हाइजीन तरीका अपनाते हैं, जिससे कि लोग कस्टमर इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। और ऐसी जगहों पे आना भी चाहिए जहाँ पे ऐसी चीज़ों को फॉलो किया जाए। इसीलिए मैं ये जनरल पब्लिक को ये अवेयरनेस करना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी वो लोग जब भी सुई का उपयोग करें तो नई सुई का इस्तेमाल करें, चाहे वो कान छिदवाने में हो या टैटू बनवाने में हो या नाक छिदवाने में हो या इंजेक्शन लगवाने में हो। हमेशा नई सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ करी हुई सुई को अपनी आंखों के सामने डिस्कार्ड करा देना चाहिए। साफ है कि HIV के ज्ञात कारणों के प्रति सावधानी के साथ साथ किसी भी तरीके के प्रयोग होने वाली निडल के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि HIV एक ऐसा रोग है जिसका बचाव सिर्फ सावधानी से ही हो सकता है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।